रूस के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी कार्यालय में अपने संबोधन के दौरान पुतिन ने कहा कि विपक्षी नेता नवलनी की मौत एक दुखद घटना है। रूस के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी जीत हासिल की है। राष्ट्रपति पद पर जीत के बाद पुतिन ने कहा कि फरवरी में आर्कटिक जेल में विपक्षी नेता की अचानक मौत से पहले वह अलेक्सी नावाल्नी के जुड़ी कैदियों की अदला बदली के लिए सहमत हो गए थे। नवली के मौत के दुखद घटना बताते हुए पुतिन ने कहा कि जेलों में बंद अन्य कैदियों की मौत के मामले भी है। चुनावों ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। पुतिन रूसी जेल सेवा के हवाले देते हुए बताया कि 16 फरवरी को जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नावाल्नी की मृत्यु हो गई। रूसी जेल ने घोषणा की कि नावाल्नी टहलाने के बाद अस्वस्थ महसूस करने लगे और जिसके बाद लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई। पुतिन ने कहा कि चुनावों ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है और रूस के लिए आगे कई काम है क्योंकि वह पश्चिम के साथ टकराव का अपना रास्ता जारी रखे हुए है। अपने संबोधन में पुतिन ने कहा कि चाहे कोई हमें डराने की कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कोई भी हमें हमारी इच्छा शक्ति को, हमारी चेतना को दबाने की कोशिश कर ले, इतिहास में ऐसे काम आज तक कोई नहीं कर पाया है, ना अब होगा ना भविष्य में होगा। रूसी संघ के केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पुतिन 87.17% वोट प्राप्त करके राष्ट्रपति चुनाव जीता है। साबरमती आगरा सुपरफास्ट ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतरा गई। ये हादसा आज सुबह तड़के 1 बजे हुआ। अजमेर में मदार स्टेशन के पास हुए इस हादसे में यात्रियों की मामूली चोटें आई। जानकारी के अनुसार अजमेर के मादार रेलवे स्टेशन के पास रविवार देर रात 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर आ गई है, जिससे इंजन समेत ट्रेन के 4 जनरल डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि अभी किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हादसे की सूचना पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बेपटरी हुए कोच व इंजन को पटरी पर लाने का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। एडीआरएम बलदेव राम ने बताया कि हादसे का शिकार हुई अजमेर आगरा पोर्ट साबरमती कल शाम करीब 5 बजे तक समय पर निकली थी। देर रात 1 बजे मदार रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रैक बदलते समय मालगाड़ी से यह पैसेंजर ट्रेन टकरा गई। हालांकि हादसे के दूसरे कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हादसे की वजह से पटरियां अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है। बलदेव राम ने आगे कहा कि अभी हादसे को लेकर कुछ कहना मुश्किल है, यह अंडर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। हादसे की सूचना के बाद सभी रेलवे अधिकारी कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया और राहत कार्य शुरू कर ट्रेन के कोच को हटाने का रेस्क्यू शुरू किया गया। गुजरात विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा ए गुप्ता ने मीडिया को बताया कि भीड़ में शामिल लोगों और कुछ विदेशी छात्रों के बीच कुछ तनाव था और कल की घटनाओं के कारण तनाव बढ़ गया। कल रात गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास पर भीड़ ने दावा बोल दिया और अफ्रीकी देशों अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के छात्रों पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 अंतर्राष्ट्रीय छात्र घायल हो गए। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कथित तौर पर गुजरात के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से बात की है कि और उन्हें आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह गुजरात सरकार के संपर्क में है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित छात्रों ने कहा है कि अहमदाबाद स्थित कैंपस में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए वे तरावीह के दौरान रात में पढ़ी जाने वाली नमाज अदा करने के लिए छात्रावास के अंदर एकत्रित हुए थे। छात्रों ने आरोप लगाया है कि इसके तुरंत बाद लाठियां और चाकुओं से लैस एक भीड़ ने छात्रावास पर दावा बोल दिया और उन पर हमला किया व उनके कमरों में तोड़फोड़ की। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल के सुरक्षा गार्ड ने भीड़ को रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में क्षतिग्रस्त बाइक, टूटे लैपटॉप और क्षतिग्रस्त कमरे दिखाई दे रहे हैं। कुछ हादसों से लोग हॉस्टल पर पत्थर फेंकते और विदेशी छात्रों की गालियां देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को यह कहते हुए सुना जाता है कि वे डरे
हुए है और अस्वीकार्य है। एक वीडियो में भीड़ में से एक युवक को सुरक्षा गार्ड से पूछते हुए सुना जा सकता है, वे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्या यह वही जगह है? इस समय एक छात्र चिल्लाता है और युवक के पास आकर उस पर हमला करता है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि इससे भीड़ की हिंसा भड़क उठी। हैदराबाद की संसद और ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमान के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए निंदा की है और पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हस्तक्षेप करेंगे। कोना कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई तक चलें जनता के मन की बात सुनने। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो अपने मन की बात सुनाते रहते हैं हमें, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी की खासियत ये है कि वो सही में जनता के मन की बात सुनते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और ये जो अभियान है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा था या ये न्याय यात्रा है, ये बहुत ही अच्छा है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां बहुत अक्सर हताशा होती है, निराशा होती है, लेकिन इस किस्म की का जो प्रयत्न है वो उम्मीद देता है। और मुझे लगता है ये ऐसा दौर है जहां हम अफोर्ड नहीं कर सकते निराशा और हताशा। उम्मीद हमारी मजबूरी है और हम उस उम्मीद को पकड़ के जिस हिंदुस्तान में हम पले बढ़े थे, जो हिंदुस्तान हमें याद है, जो इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है, था और रहेगा, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि इन्होंने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, मैंने बिंदी लगाई, इन्होंने नहीं लगाई है, ये क्या खाती है, मैं क्या खाती हूँ, ये सब छोड़ के हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हमें जो विभाजित करने की कांग्रेस के राहुल गांधी ने विरोधियों और पूर्व मित्रों पर कटाक्षों के साथ आज मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक चव्हाण ने नाम लिया बिना संकेत दिया कि वह केंद्रीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए गए हैं। राहुल गांधी ने मुंबई में एक विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि वह शक्ति क्या है? एक राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग में निहित है। राहुल गांधी ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस छोड़ दी। रोते हुए उन्होंने मेरी मां से कहा, सोनिया जी, मुझे कहने में शर्म आ रही है, मुझ में इनसे लड़ने की ताकत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मिलिंद देवड़ा के तुरंत बाद अशोक चव्हाण के पिछले महीना पाला बदलने के बाद कांग्रेस ने फिर से बसपा के खिलाफ वॉशिंग मशीन का आरोप लगाया। राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के साथ अशोक चव्हाण ने गंभीर मतभेद थे। नाना पटोले ने कहा कि अशोक चव्हाण को जाने का कारण संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र में आदर्श घोटाले का उल्लेख था। राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के साथ अशोक चव्हाण के गंभीर मतभेद थे। नाना पटोले ने कहा कि अशोक चव्हाण के जाने का कारण संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र में आदर्श घोटाले का उल्लेख था। अशोक चव्हाण के खिलाफ 3 मामले लंबित हैं, जिनमें से 2 आदर्श सहकारी हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े हैं। अशोक चव्हाण 2000 में राज्य के राजस्व मंत्री थे, जब आदर्श सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के लिए कोलाबो में भूमि कथित तौर पर अवैध रूप से आवंटित की गई थी। दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ने का कारण कांग्रेस के साथ विभिन्न मतभेदों को बताया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव 17 मार्च को बीआरएस एमएलसी के कविता से मिलने ईडी कार्यालय पहुंचे। 16 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस एमएलसी के कविता की 23 मार्च तक ईडी को कस्टडी रिमांड दे दी थी। ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस एमएलसी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। రేపన్నా కొద్దిగా నాకు తీసుకుంటున్నా नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव को 17 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। शाम का जहर वाली रेव पार्टी मामले में उन्हें जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया है। इसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ IPC की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ
में सही पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एलवीस यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या रिमांड पर दिया जा सकता है? इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। एनडीपीएस की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव आयोग को चौंकाने वाली जानकारी दी है। जेडीयू ने चुनाव आयोग से कहा है कि साल 2019 में किसी ने उसके ऑफिस में 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड वाला एक लिफाफा सौंपा था, जिसे उसने कुछ ही दिनों में बुना लिया था, लेकिन उसके पास दानादाता की कोई जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग ने रविवार को जैसे ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सौंपी गई सीलबंद जानकारी का खुलासा किया। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा दी गई जानकारी से पता चला कि उसे कुल 24 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड मिले हैं। पार्टी ने 1 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए के बॉन्ड के दानदाताओं के रूप में भारतीय एयरटेल और श्री सीमेंट के नामों का भी खुलासा किया। कुल 24.4 करोड़ रुपए के धन का खुलासा एक अन्य जानकारी में जेडीयू ने इन बॉन्ड के माध्यम से कुल 24.4 करोड़ रुपए के दान का खुलासा किया, जिनमें से कई हैदराबाद और कोलकाता में स्थित एसबीआई का शेखाउन से जारी किया गया था और कुछ पाटना में जारी किए गए। हालांकि सबसे दिलचस्प जानकारी पार्टी के बिहार कार्यालय द्वारा दी गई, जिसमें कहा गया था कि उसे 3 अप्रैल 2019 को उसके पाटना कार्यालय में मिले बॉन्ड के दानदाताओं के विवरण के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही उसने जानने की कोशिश की, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। लिफाफे में 1-1 करोड़ रुपए के 10 बॉन्ड जेडीयू ने कहा कोई व्यक्ति 3 अप्रैल 2019 को पाटना स्थित हमारे कार्यालय में आया और एक सील बंद लिफाफा सौंपा गया। जब इसे खोला गया तो हमें चुनावी बॉन्ड मिले। लिफाफे में 1-1 करोड़ रुपए के 10 बॉन्ड थे। उसने कहा, भारत सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार हमने पाटना स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा में एक खाता खोला और इसे जमा किया। इसके बाद 10 अप्रैल 2019 को हमारी पार्टी के खाते में यह राशि जमा की गई। इस स्थिति को देखते हुए हम दानदाताओं के बारे में अधिक जानकारी देने में असमर्थ है। ईडी का दावा है डीजीपी का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। एजेंसी ने कहा ठेके के मूल्य 38 करोड़ रुपए था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए और शेष राशि गबन कर ली गई है। इस तरह के फर्जी खर्च, रिश्वत और चुनावी केस के लिए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। ईडी का दावा है डीजीपी का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। एजेंसी ने कहा ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपए था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए और शेष राशि गबन कर ली गई है। इस तरह के फर्जी खर्च, रिश्वत और चुनावी कैश के लिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को 18 मार्च को ईडी कार्यालय में पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। वहीं ईडी ने आबकारी नीति मामले में भी केजरीवाल को 9वां समन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को तलब किया गया है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में चीन आज भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए अमेरिका कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत आई और मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। अब भारत ने कुछ ही सालों में चीन को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब हर घंटे अमेरिका को 4.43 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहा है। खास बात तो ये है कि यह एक्सपोर्ट मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में पिछले साल के कुल एक्सपोर्ट को मुताबिक 253% तक बढ़ चुका है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के लेकर किस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात बढ़ाकर 3.53 अरब अमेरिका डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2023 की सामान अवधि में 99.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर था।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर के दौरान स्मार्टफोन के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 7.76% हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2% थी। एक अधिकारी ने कहा कि स्मार्टफोन विनिर्माण में वृद्धि से निर्यात को बढ़ावा मिला है। टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को झटका दे दिया है। एयरलाइन ने बीते कुछ हफ्तों में 180 से ज्यादा नॉन फाइलिंग एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है। जानकारी के मुताबिक जो स्टाफ इस छांटनी प्रक्रिया में शामिल है, उनमें से सभी एम्प्लॉयज कंपनी की वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का फायदा नहीं ले पाए और न ही री स्किलिंग के मौके का फायदा ले पाए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई से मिली खबर के मुताबिक एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा है कि नॉन फाइलिंग फंक्शन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के संस्थान की जरूरतों की उनकी व्यक्तिगत मेरिट की आधार पर एयरलाइन में समायोजित किया जा रहा था। पिछले 18 महीने में सभी कर्मचारियों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक व्यापक प्रोसेस का पालन किया गया है। इस चरण के दौरान कर्मचारियों को कई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और री स्किलिंग के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने भी ये भी कहा है कि 1% कर्मचारी वो VRS यानी रीस्केलिंग अवसरों का उपयोग करने का लायक नहीं पाएंगे, उन्हें अलग होना पड़ा। हालांकि प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि कितने कर्मचारियों के नौकरी से निकाला गया है, लेकिन पीटीआई ने बताया कि यहाँ 180 से थोड़े ज्यादा कर्मचारी थे।